तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 1 की। देखिए ये जो आपका मॉडल पेपर है वो आपका टर्म 2 का, यानी कि जो आपका एग्जाम सेकेंड टर्म का एग्जाम होने वाला सब्जेक्टिव टाइप का, उसका ये मॉडल पेपर है और सेट 1 है। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और ये आपका गद्यांश से पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो क्या कि आप फटाफट इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। जितने भी प्रश्न के उत्तर बनेंगे पूरा मॉडल पेपर का सारा मैं आपका आंसर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश से पूछा जा रहा है कि जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, क ख ग, और ये तीनों प्रश्न के अगर उत्तर देते हैं तो आपको 2-2 अंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, गद्यांश को समझिए, पढ़िए और 6 नंबर आसानी से उठा लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको ये जो गद्यांश है इसका मैं उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो देखिए पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया, तो देखिए यहाँ पे आपका उत्तर लिखा हुआ है कि यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीकों को सहारा लेता है तो उसकी विजय अवश्य होगी। ठीक है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे दिगा दे। ठीक है, वह स्वतः खतरे का सामना करेगा, यह निश्चित ही जीवन की सर्वोत्तम नीति है। तो देखिए ये जो आपका सर्वोत्तम नीति बताया गया वो बताया गया ईमानदारी को। किसे बताया गया? ईमानदारी को। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे गद्यांश पढ़ेगा, गद्यांश के अंदर ही आपका उत्तर रहता है, सभी को पता है, इजी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो भी है यहाँ पे देखिए सर्वोत्तम नीति है, तो यहाँ पे आपका उत्तर मिल जाता है। इसी प्रकार आप गद्यांश को पढ़िए, सारा उत्तर मिल जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी और कबीर किसके उदाहरण है। तो इस गद्यांश में जो कबीर जी हैं और गांधी जी हैं, इस किनके उदाहरण है वो आपको बताना है। तो देखिए वे जो हैं वो ईमानदार और सत्यवादी लोग का उदाहरण है। जो गांधी जी हैं और कबीर जी हैं, ईमानदार और सत्यवादी लोग के उदाहरण है। ठीक है, ये आपका 2 प्रश्न हो गए। आपको बना बना के लिखना है। मैं तो इतना छोटा लिख दिया, हम लिख दिए हैं, लेकिन आपको थोड़ा बना के लिखना है कि गांधी जी और कबीर जी सत्यवादी लोगों का उदाहरण, तब ना आपको 2 नंबर मिलेगा अच्छे तरह। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो देखिए जीवन में सफल होने के लिए जो मनुष्य को करना चाहिए इस गद्यांश के आधार पर, तो है आपका उत्तर कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे ईमानदारी अपनानी चाहिए। क्या अपनानी चाहिए? ईमानदारी अपनानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, तो वह ईमानदारी अपनाए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो गद्यांश का प्रश्न था वो समाप्त होता है और इजीली तरीके से आप गद्यांश से 6 नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे जो आपका खंड ख है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछे जाएंगे 5-5 करके 2 प्रश्न जो कि बहुत ही ईजी है और 10 नंबर आसानी से यहाँ पे आप उठा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर का है, तो क ख ग घ, यानी कि 4 यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लेकिन चारों में से आपका 2 का उत्तर देना है। ठीक है, जो कि आपका 5 दूनी 10 मिलेगा। तो देखिए पहला यहाँ पे जो कौन नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अनुशासन का महत्व अथवा आपका जो मेरी प्रिय रचनाकार के विषय में एक निबंध लिखना है। तो देखिए दोनों में से एक पर लिखना है। तो हम अभी बात करेंगे अनुशासन के महत्व के बारे में। तो देखिए अगर इसको आप लिख देते हैं तो 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए अनुशासन के महत्व के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, जो कि आप माइंड में रखिएगा और लिखने में आपको किस प्रकार से वहाँ दिक्कतें ना हो। ठीक है, चलिए पहले हम लोग कौन नंबर देखेंगे, अनुशासन का महत्व, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ईजी भी है। ठीक है, और बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुशासन का अर्थ। तो देखिए अनुशासन का अर्थ होता है कि निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना, जिसे हम लोग डिसिप्लिन भी कहते हैं। नहीं बोलते कि तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, कुछ नियम होता है, उस नियम को आप फॉलो नहीं करते हो, जो मन जहाँ मन तहाँ आप गाली दे देते हो। हर एक जगह कुछ न कुछ नियम होता है, तो उस नियमों को पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनुशासन। ठीक है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना ही आपका अनुशासन है। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे, थोड़ा बढ़ा के लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ताकि आपको जो भी कॉपी चेक करे तो नंबर आसानी से दे पाए। तो पहला हम लोग देखेंगे प्रस्तावना को, समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो पॉइंट लेकर हम लोग लिख सकते हैं प्रस्तावना। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है। क्या कि व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है, सभी के जीवन में अनुशासन एक मुख्य भूमिका निभाती है। अनुशासन के बिना जीवन बेकार हो जाता है। अगर जीवन में अनुशासन ना हो तो जीवन बेकार हो जाता है। अनुशासन ही विद्यार्थी और व्यक्ति को कार्य को सही तरीके से करने और कार्य करने की रणनीति बनाने की मदद करती है। अगर अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो बहुत ही अच्छी प्रकार से कार्य होते हैं। ठीक है, एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार अगर कुछ कार्य को करते हैं, चाहे वो खेल के मैदान हो, चाहे वो विद्यार्थी जीवन है, चाहे कहीं भी हो। अगर हम लोग कुछ खेल भी खेलते हैं, मान लीजिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, अगर हम लोग डिसिप्लिन से चलें, कुछ नियम होते हैं,
उस नियमों के अनुसार चले तो खेल बहुत ही अच्छी प्रकार से चलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मदद करती है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अनुशासन की ज़रूरत हर जगह पर पड़ती है। सिंपल सी बात है, सभी को पता है अनुशासन की ज़रूरत हर जगह पर पड़ती है। देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ उसको सिर्फ़ समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ बातें को समझिए और उसे आप अपना एग्ज़ाम में लिखिएगा, अपने शब्दों में जोड़-जोड़ के लिखिएगा, ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना हो और रट्टा मारने का तो प्रयास कीजिए ही मत। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्यक्ति को सफलता तक पहुँचाने के अनुशासन की मुख्य भूमिका भूमिका होती है और सफल व्यक्ति को भी अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अगर अनुशासन का पालन करते हैं तो आपका जो भी वहाँ पे जो भी आपका सक्सेस करने का जो ये है, ठीक है? वो खुद ब खुद आपको चल के आएगा और कीजिएगा भी, ठीक है? चलिए, अगला बात करें तो दूसरा पॉइंट वो देखेंगे हम लोग मनुष्य के जीवन में अनुशासन का महत्व। जो मनुष्य जीवन है इसमें अनुशासन का क्या महत्व है उसे भी थोड़ा जानते हैं। है क्या कि अनुशासन का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में है। व्यक्ति को सही तरीके से जीना अनुशासन ही सिखाता है। किस प्रकार से हम जिएँ, क्या करें, डेली के क्या रूल है, वो ही हमें अनुशासन बताती है। अनुशासन ही हर कदर और ठीक है, कायदे से व्यक्ति को परिचित कराता है और मान-सम्मान से स्वागत करता है। यानी कि अगर आप अनुशासन में रहते हैं, अच्छी प्रकार से रहते हैं, डिसिप्लिन में, तो आपको सभी जानेंगे और सम्मान भी बढ़ता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। देखिए, आपको थोड़ा-थोड़ा पॉइंट बना के समझ-समझ के लिखना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं, ठीक है? चलिए, अगला यहाँ पे लिखना है कि विद्यार्थी के जीवन में भी हर पल अनुशासन की ज़रूरत होती है। बचपन से ही माता-पिता के द्वारा बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है और उसके अगले चरण में बच्चों को विद्यार्थी जीवन में रूप में अध्यापकों और माता-पिता के द्वारा अनुशासन सिखाया जाता है। देखिए, बच्चे के छोटे से हम लोग बोलते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा नहीं करना चाहता, ये गंदी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है। सारा सी चीज़ हम लोग बताते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है। फिर वही बच्चा को विद्यालय में जाने के बाद शिक्षक के द्वारा टीचर के माध्यम से उसे ये सिखाया था, ठीक है? ये कुछ हो गए अनुशासन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और इससे भी बेटर, इससे भी अच्छा आप लिख सकते हो, सिर्फ़ आप बातें को समझिए, ठीक है? इसके बाद कुछ इसमें फ़ायदे भी लिख सकते हैं, यानी कि अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है? मैं सिर्फ़ बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, फ़ायदे लिख सकते हैं जैसे कि अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, ठीक है? अनुशासन के फ़ायदे मनुष्य के जीवन में अनगिनत हैं, आप गिन ही नहीं सकते हैं, इतने फ़ायदे हैं क्या बोलें, ठीक है? अनगिनत हैं। अनुशासन की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है, ठीक है? हर पल पड़ती है, हर समय पड़ती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इतना पूरा पीडीएफ है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो फिर आपको तो समझ में आ ही गया होगा क्या अनुशासन है, क्या अनुशासन का महत्व है। तो इतना अगर आप लिखते हैं तो 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगर बात को समझ गए हैं तो आपको 5 का 5 तो मिलेगा ही क्योंकि अगर अपने शब्द में लिखते हैं तो ठीक है, चलिए। और अगला हम लोग जो प्रश्न की बात करेंगे, तो ये आपका एक ख नंबर का है, जो कि बहुत ही ईज़ी है, लेटर लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक लेटर लिखना है। अगर आपको लेटर का ट्रिक आता हो, तो उसमें तो आपका नंबर निश्चित ही तौर पे कटेगा नहीं, ठीक है? तो देखिए, तो यहाँ पे दूसरा जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने गाँव में कोरोना वैक्सीन हेतु कैंप लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सक पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखें। तो एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है, किसके विषय में? वो आपका कोरोना कैंप के विषय में, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं बता दे रहा हूँ कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? पत्र किस तरह से लिखें। तो सबसे पहला जो आप पत्र लिखिएगा, तो इस साइड में क्या लिखेगा सेवा में और सेवा में लिखने के बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। अब देखिए हम लोग डॉक्टर वगैरह को लिख रहे हैं, यानी कि हमको वैक्सीन लगवाना है, तो हम लोग स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखना है आपको सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। इतना लिखने के बाद आपको वहाँ का एड्रेस दे देना, जो भी आपका प्रखंड रहेगा, जो भी आपका स्थान रहेगा, वहाँ एड्रेस दे देना। साथ ही साथ नीचे में क्या लिखेगा विषय लिखेगा और विषय लिखने के बाद आपका जो विषय लिखेगा वो लिखिएगा हमारा विषय क्या है वो कोरोना जांच कैंप लगाने से संबंध में, ठीक है? तो इस प्रकार से लिखने के बाद ये आपका हो गया कुछ तरीके। उसके बाद आपको लिखना है महाशय। महाशय लिखने के बाद जो भी आपको समस्या होती हैं, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको समझाना है, आप इससे बीच आप लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है? जो भी आपकी समस्या होंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं राम कुमार अपना नाम
नाम दे सकते हैं ग्राम सुंदर पहाड़ी का निवास हो, यानी कि आपका ग्राम जो भी होगा आप वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं, क्योंकि एक अधिकारी को लिख रहे हैं तो अपना गाँव का पता दे सकते हैं। तो मेरा नाम जैसे कि राम कुमार है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ग्राम सुंदर पहाड़ी का निवासी हूँ। हमारे गाँव में बहुत सारे व्यक्ति विदेश से आए हैं और अभी तक अपना कोरोना जाँच नहीं कराए हैं। यानी कि ऐसा बात हो किया जा रहा है कि कुछ लोग विदेश से आए हैं, क्योंकि काम के तलाश में तो अक्सर कुछ न कुछ कार्य के लिए लोग बाहर जाते हैं, और यही लिखा है कि यहाँ पे आए हुए हैं अभी तक, लेकिन वो जाँच नहीं करवाए हैं। और कोरोना वायरस एक जानलेवा वायरस है, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अतः श्रीमान से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे गाँव में एक कैंप लगाएँ, और जो विदेशी जो विदेश से आए हैं उनका जल्द से जल्द कोरोना चेकअप कराएँ। देखिए, आप इस प्रकार से लिखें कि जो भी आपकी समस्याएँ होंगी अपने शब्दों में लिखें। मैंने यहाँ बता दिया है कि एक गाँव का अपना नाम देना है, अपने गाँव का नाम देना है और समस्या को व्याख्या करना है। तो समस्या आपका यह है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या कई सारे लोग हैं जो कि आप विदेश से आए हैं, और यहाँ पे आने के बाद ना तो वो कोई जाँच करवा रहे हैं, ना तो कुछ करवाए हैं। तो एक अधिकारी को हमको पत्र लिख दिए हम, उसको समस्या है कि देखिए ऐसा-ऐसा समस्या है कि यहाँ पे कई सारे लोग बाहर से आए हुए हैं जो कि चेक नहीं करे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी टीम के साथ या तो फिर हमारे गाँव में एक छोटा-सा कैंप लगाएँ, जिसमें जो भी व्यक्ति अपना टीकाकरण नहीं करवाए हैं, वो अपना टीकाकरण करवा लें और चेकअप भी करवा लें, ठीक है? जिससे कि आप पूरे गाँव वाले हम लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं। जो भी समस्या हो पूरा आप लिख सकते हैं इसको, हम तो बहुत कम लिखे हैं, ठीक है? ठीक है? उस प्रकार से आप लिखिएगा। फिर लिखिएगा आपके इस पुनीत कार्य हेतु ठीक है, आपका सदा आभारी रहूँगा, यानी कि आपके इस कार्य के लिए हम सभी आपके सदा आभारी रहेंगे। इस प्रकार से सम्मानित करना है लास्ट में, एंड में, ठीक है? यहाँ तो आप कीजिएगा ही महाशय से, लेकिन एंड में भी आप उनको बहुत ही सम्मानित कीजिएगा। चलिए, अगला यहाँ पे क्या लिखना है, इतना लिखने के बाद, इस चीज़ों को लिखने के बाद आपको इस साइड में या तो फिर आप इस साइड में भी लिख सकते हैं। लिखना है कि आपका भवदीय, और जो लेटर लिख रहा है उसका नाम। तो लेटर कौन लिख रहा है? राम कुमार, आपका कुछ भी नाम हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, रोहित, मोहित, जो भी नाम होगा वो आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप डेट भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी है आपका लेटर लिखना। लेटर लिखिएगा 5 नंबर आसानी से। 5 नंबर आ गया, गद्यांश को पढ़िएगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है 6 नंबर आसानी से। 11 नंबर, और 11 नंबर और ऊपर में एक आपका किसी पर निबंध थोड़ा जान लेना है, और निबंध में आपका 5 नंबर। इस प्रकार से नंबर आ गए हैं। चलिए, अब बात करेंगे आपका खंड ख का, और यहाँ से भी आपका 5 नंबर मिलेगा। बहुत ईज़ी है। आप जब चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे चैप्टर पढ़ते हैं उसको दिक्कत होगा ही नहीं। टर्म 1 तो बहुत अच्छे प्रकार से गया सभी का, सभी बोल रहे बहुत अच्छी तरह से गया है, क्योंकि वो तो टिक मारने वाला था। लेकिन इस बार आपको टिक मारना नहीं है, आपको पूरा का पूरा लिखना है। तो देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको व्याख्या करना है, ठीक है? दोनों में से एक करना है। तो हम लोग क नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय का पताका, राख नचिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, हे तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इसका आपको व्याख्या करना है। तब आप तो देखें, आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा है तो इस व्याख्या को आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है? अब देखिए, व्याख्या में यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यदि तुम्हारे हृदय में आग यानी कि पीड़ा होती है, यानी कि दर्द होती है, तभी तुम्हारी आंखों में आंसू सज पाएंगे, क्योंकि मन में जितना उत्साह और दृढ़ होती होगी उतनी ही आंखों में स्वाभिमान की भावना आएगी। यदि ऐसी स्थिति में तुझे हार का भी सामना करना पड़ा तो वह तेरे लिए विजय का पताका के समान होगी। देखिए, हार का मतलब अगर आप यहाँ पे हार भी जाते हैं तो भी आपको यहाँ पे विजय मिलेगा। पताका का मतलब होता है ध्वज या तो तिरंगा, ठीक है? ये आपका होता है पताका। विजय का पताका लहरेगा, ठीक है? तेरा सम्मान हारने बावजूद भी बना रहेगा। अगर तुम यहाँ पे हार भी जाते हो तब भी तुम्हारा सम्मान रहेगा, ठीक है? ये यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है कि प्रेमी पत्री के बलिदान के बाद उसकी ही उसके दीपक के प्रति अमर प्रेम का संकेत है। क्रांतिकारी तुझे तो अंगारों की सेज पर कोमल कलियों को बिछाना है। बलिदान के पथ पर अपनी कोमल भावनाओं को निछावर कर देना होगा। तुम्हें देश प्रेम को सलाम बनाना है। देखिए, ये जो यहाँ पे बातें बताई जा रही है, यहाँ पे जो देश प्रेमी हैं,
ठीक है, जो दो देश से प्रेम करते हैं उनके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और आप यहाँ इसमें हार भी जाते हैं, अगर आपको यहाँ पे हारना भी होता है तो भी आप यहाँ पे हारिएगा नहीं, तब भी आप विजय ही रहिएगा, तब भी आप हारेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, साथ ही बताया जा रहा है कि तू जाग जा, तुझे अभी दूर जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका व्याख्या हो गया और इस व्याख्या में आपको 5 अंक मिलेगा। इस प्रकार से कुछ और भी व्याख्या हैं उसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे जो आपका चौथा नंबर प्रश्न है, जो कि आपका यहाँ पे 3 प्रश्न है, लेकिन 3 में से आपका 2 ही देना है उत्तर। ठीक है, इन तीनों में से 2 का उत्तर देना है और यहाँ पे आपको 3-3 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। तो पहला जो आपका प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तो हम लोग बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। ठीक है, तो दूसरा जो आपका प्रश्न है, देखिए 1 नंबर प्रश्न को हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है कि नींद उचट जाती है कवि के आधार पर बताएं कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुष्परिणामों की अधिक भयावह क्यों है, वो आपको बताना है। तो देखिए उसका इसका उत्तर जो है मैंने टाइपिंग किया है और बहुत ही अच्छा और सरल सा इसका उत्तर है। क्या बता रहे हैं कवि की, कवि ने भीतरी दुस्सपनों यानी जो भीतर का जो दुस्सपना है, ठीक है, उस सपनों से अधिक आपका भयावह सबसे ज़्यादा डर उसको बाहर के अंधकार यानी कि कष्टों को माना है। जो भीतरी जो स्वप्न है उससे भी ज़्यादा डरावा, उससे भी ज़्यादा भयानक जो बाहर का जो अंधकार है, जो यहाँ का कष्ट है, उसे माना है। साथ ही यहाँ पे लिखा गया है कि यह अंधकार मिटने का नाम ही नहीं लेता और उषा नहीं आती। देखिए उषा का मतलब होता है उजाला, रोशनी। ठीक है, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होता। ठीक है, जीवन में संघर्ष से वो समाप्त होता ही नहीं है। इस प्रकार आपका जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हुआ वो समाप्त होता है। अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है, घर में वापसी कविता के आधार पर लिखें। तो देखिए इसका जो उत्तर है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है। क्या है कि इससे जो कवि है, कवि का अभिप्राय है, देखिए यहाँ पे कवि लिखा गया, यहाँ पे कवि होगा। ठीक है, तो इससे कवि का अभिप्राय है कि पत्नी केवल देखती ही नहीं बल्कि हर स्थिति में कवि को, कवि नहीं यहाँ पे कवि होगा। ठीक है, फिर से सुधार लिएगा, कवि को सहारा देता है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्नी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कवि को सहारा देती है। यहाँ पे और भी लिखा गया है कि कवि परिवार से, वह परिवार को गिरने या फिर टूटने से बचाती है। जो स्त्रियां होती हैं वो क्या होती हैं कि वो केवल घर नहीं चलाती है, घर जब टूटते हैं, जब बिखरते हैं, उससे भी वो बचाती है। वह आर्थिक संकट से जूझने में कवि की मदद करती है। ठीक है, किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो वो भी मदद करती है, वो लेडीज़ भी है जो वो मदद करती है। ठीक है, तो वो समस्याएं उत्पन्न नहीं होने देती हैं, समस्याएं होने नहीं देती हैं। ये आपका बताया गया लेडीज़ के बारे में। ठीक है, एक स्त्री के बारे में बताया गया तथा पारिवारिक उत्तरदायित्व में उसे सफल बनाती है और कवि तथा परिवार को थाम रखा है। तो यहाँ पे बताया गया है उस पत्नी के बारे में। तो पत्नी की क्या-क्या होती हैं वो तो सभी जानते हैं। घर में कैसी स्थिति होती है, माएँ क्या करती हैं, हर एक प्रकार की परिस्थिति, जैसे भी परिस्थिति है वो घर को सँभाल लेती हैं। चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे वो घर टूटने वाला हो, कैसे भी परिस्थिति हो, उस सभी को सँभाल के रखती हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे उसकी बेटी हो, कोई भी हो, सबको वो सँभाल के रखती हैं और एकता के सूत्र में बाँध के रखती है, पूरे परिवार को थाम के रखती है। तो बस वही अपने शब्दों में लिखना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे और पांचवा जो प्रश्न है, और पांचवा प्रश्न का भी उत्तर आपका 1 2 3 है। ठीक है, क्वेश्चन है और तीनों का आपको उत्तर 2 ही देना है। तो यहाँ भी आपको 3 दूनी 6 अंक मिल जाएंगे। चलिए, तो इसका भी हम लोग क को छोड़ेंगे और ख नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चला ये लोग महारा घर ना बांधने देंगे, सुखिया के इस कथन के आधार पर खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो ये जो खानाबदोश कहानी है, इसका जो मूल संवेदना है वो आपको बताना है। तो देखिए ख नंबर का उत्तर यहाँ पे लिखा है और आपको उत्तर लिखना है कि खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना निम्न प्रकार से, निम्नलिखित प्रकार से है, ऐसे हैं, आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा कि मजदूरों का शोषण। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं, जो ईंट पाथने वाले मजदूर होते हैं, उस पे शोषण किया जाता है। ठीक है, एक ये इस प्रकार से लिखिएगा। फिर लिखिएगा मजदूर वर्ग शोषित वर्ग, ये यातना झेलने की विवश। जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, जो मजदूर होते हैं,
जो मजदूर वर्ग होते हैं उसमें क्या यातनाएं होती हैं, क्या उसको विवश होती है, उसके बारे में बताया गया इस चैप्टर में। साथ ही साथ क्या लिखा है कि समाज में सुबह, जो सुबह सुबह लिखा गया सूबे सिंह होगा, ठीक है, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा टाइपिंग में, सूबे सिंह होगा, ठीक है। तो समाज में सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी थोड़ा पावरफुल लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं उनको दबा के रखते हैं, उन्हें जीने नहीं देते हैं। समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता भी समाज को बांटने में अहम भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग इसके हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करता है। शोषित वर्ग अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। उनका जीवन रोजी रोटी और समस्याएं उछल कर रह जाता है। यानी कि जो भी सूबे सिंह जैसे बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो जो छोटे लोग होते हैं उनको दबा के रख देते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, वो लोग जो जाति पाति हैं उनका भी एक फ़ायदा उठा लेते हैं, और उस पर क्या करते हैं, जैसे कि रंग भेद हो गया, जात पात हो गया, तुम उच्च जात को, हम नीचे जात के हैं, हम बड़े लोग हैं, हम ऊँची जात के हैं, तुम छोटे हो, इस पर भी वो लोग थोड़ा अपना ये दिखाता है, ठीक है, कमज़ोरों पर। तो एक ये रह गया। और साथ ही ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो भी आपका रोजी रोटी हो उसके लिए करते हैं ये लोग, ठीक है, और अपना जीवन खानाबदोश बनकर ही वो लोग बिताने में भी व्यस्त रहते हैं। ये जो यहाँ पे ये समस्याएं बताए जा रहे हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो अक्सर तो दबाए रखते हैं, साथ ही साथ पैसे के दम में तो दबाए रखते हैं, और रंग भेद वगैरह वगैरह जो भी इसका छोटी छोटी हैं, वो आपको ये उनका एक उदाहरण हो जाता है, एक ये मिल जाता है कि हम उच्च जाति के हैं। देखते नहीं, अगर कोई नीचा जाति का अगर अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, फिर भी वो जो बड़े जाति हैं उससे थोड़ा डर के रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऊँचे जाति के हैं। अब भले ही इसके पास पैसा हो, ठीक है, फिर भी वो बड़े जाति से उसको डर के रहना पड़ता है। तो यही बात हो जाता है, कुछ इस प्रकार से समस्याएँ हैं, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न की, और ये प्रश्न बहुत ही ईज़ी है और सिंपल सा है, ठीक है। इसे भी देखिए, क्या है कि देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए हैं उनमें से किन्हीं 3 उदाहरण को सही लिखें। तो 3 यहाँ पे बताना है, तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे, और भी लिख दिया मैंने, ठीक है। देखिए, देश की उन्नति कैसे हो सकती है? तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, देश की सब प्रकार से उन्नति के लिए लेखक ने निम्नलिखित उपाय बताए हैं। जो भी उपाय बताए हैं, समझाए हैं, सुझाए हैं, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो पहला हम लोग लिख देंगे कि आलस्य त्याग कर देश की उन्नति के कामों में जुटना। अपना आलस्य को त्यागें और देश के कामों में, हर कार्यों में संलग्न हों और मिलें और कार्य को पूर्ण करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि लोगों में शिक्षा का प्रचार करना, ठीक है, जो प्रचार होती है वो प्रचार करना, किस चीज़ का, शिक्षा का, ठीक है, कि सभी लोग शिक्षित हों, इसका प्रचार करना। साथ ही साथ ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़कर आगे बढ़ें। ज्ञानवर्धक यानी कि जो ऐसे-ऐसे पुस्तक पढ़ें जिसमें बहुत सारे ज्ञान है, उस पुस्तक को पढ़ें। साथ ही साथ विदेशी पुस्तक को भी अ, हितकारी ज्ञान लें। यानी कि जो विदेशी पुस्तक हैं, जो कि हमारे देश के नहीं हैं, अदर कंट्रीज़ के हैं, तो वो जो कंट्री है, ठीक है, उसका भी पुस्तक को अध्ययन करें, और ऐसे चीज़ों को अध्ययन करें जो कि अच्छा चीज़ हो, अच्छा चीज़ को ही आप अध्ययन करें, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, अब भारत की उन्नति कैसे करें? तो इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले शिक्षित हो, और शिक्षा का प्रसार भी करें। साथ ही साथ अच्छे-अच्छे पुस्तकें पढ़ें, और जो दूसरे देश की पुस्तक हैं उसे भी पढ़ें, और उससे जितना हो सके ज्ञान लें, ठीक है? जितना अच्छा हो सके वो ज्ञान लें, ठीक है? चलिए, अगला यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आत्मनिर्भरता बनना और सहायता के लिए दूसरों के मुख से और ना ठीक है? देखना। फिर आप चौथा ये लिख सकते हैं कि अपने व्यक्तित्व सुख की होम करना, धन और मान का बलिदान करके देश हित में लगना। यानी कि सभी चीज़ को अपनाने के बाद देश के हित में कार्य करना, ठीक है? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यानी कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इस प्रकार से अपने शब्द में लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला यहाँ पे लिख सकते हैं कि समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना। जो समाज में जो भी कुरीति फैला हुआ, इस कुरीति को आपको मिटाना है, ठीक है? चलिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आगे आप लिख सकते हैं कि देश की युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना और परिश्रम करने की शिक्षा देना। जो युवा पीढ़ी है, जो हम लोग अभी हैं, जो नौजवान हैं, उसको सबसे अच्छा भी शिक्षा देना, ठीक है? बहुत अच्छे संस्कार देना, और साथ ही साथ परिश्रम करना, यानी कि बहुत ही मेहनत करना, वो उसको सिखाना। ये नहीं कि दिन भर फ्री फायर और पबजी पे लगे रहना, ठीक है? तो उसको अच्छा-अच्छा ज्ञान दें, ठीक है? इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं।
चलिए अगला यहाँ पे लिख सकते हैं कि हिंदू मुसलमान, बहुत ही मेन पॉइंट है, ठीक है। तो हिंदू मुसलमान को आपस में सहयोग करना। देखिए अभी अक्सर क्या होते हैं हिंदू मुसलमान में ये आपसी में नहीं रहता, लेकिन ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, ये भी आपको याद रखिएगा और लिखिएगा, ठीक है। हिंदू मुसलमान को आपस में सहयोग करना, तो ये इस प्रकार से भारत की उन्नति हो सकती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। अगर आप सभी ने अगर बुक को नहीं भी पढ़ा होगा तो आई होप कि बहुत सारा आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी देखेंगे जो कि बहुत ही ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी। देखिए हल्का बोरिंग लगता होगा, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा होगा, लेकिन टेंशन ना लेना, एक दिन में एक ही देखें, एक ही वीडियो देखें, 1 से 2 वीडियो देखें, ज़्यादा ना देखें। अगर दिक्कत ये होती है एग्जाम नज़दीक आती है तो देखिए आपका कुछ काम तो होता नहीं होगा, तो एक काम कीजिए, सुबह एक वीडियो देखिए, शाम को देखिए, दोपहर को देखिए। अगर आप पूरे दिन में 3 वीडियो को देखते हैं ना, तो आपका बोले ना अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि यहाँ पे छठा जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या करना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा सुदामा पांडे यानी कि धूमिल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताना। 2 रचना के नाम बता देना, सिंपल सी बात है। रचना का नाम याद कर लीजिएगा, दिक्कत होता है तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा उस पर, और आपका सारा का सारा रचना रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं इनका 2 रचना, तो देखिए सिंपल सी बात, आप ओम प्रकाश वाल्मीकि पहला जो आपका रचना यहाँ पे है कि सलाम, एक याद कर लीजिए, और दूसरा है आपका जूठन। देखिए जूठन और सलाम ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, दोनों में से एक का ही लिखना, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का याद कीजिए, चाहे वो आपका यहाँ पे धूमिल के याद कीजिए, दोनों में से एक का ही लिखना है। तो मैंने दोनों का लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से एक का आप याद कर लीजिएगा, और दोनों को याद कर लेते हैं अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर लिखना एक ही है, तो याद करके रखते हैं तो अच्छी बात है, और लिखना एक ही का है, ठीक है। और यहाँ पे जो धूमिल का रचना है वो है आपका बांसुरी जल गई और कल सुनना मुझे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बांसुरी जल गई, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, ये आप याद रखिए मेरा वीडियो से, यानी कि कल फिर मैं वीडियो डालूंगा सेट 2 का, इसके बाद हिस्ट्री का भी डालूंगा, पॉलिटिकल का भी डालूंगा, पॉलिटिकल का आया नहीं है, ठीक है, तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, और आपके बाद या आपका जो भी क्वेश्चन और जो भी आपका रहता है, चाहे इकोनॉमिक्स का चाहे आपका ज्योग्राफी का, जो भी रहेगा मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो कल सुनना मुझे यानी कि कल फिर मेरे वीडियो का आप देखिएगा, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी ना कल देखिएगा। चलिए सातवां जो आपको क्वेश्चन है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, और सातवां जो क्वेश्चन है इसका भी आपका 3 अंक मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, बहुत ही आसानी से आप अंक उठा सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही ईजी तरीका से, ठीक है। देखिए सातवां जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि ये लेखक जन्मजात कलाकार है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकथा में सबसे पहले यह, ठीक है, यह कहाँ उद्घाटित होता है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, लेखक जन्मजात कलाकार है, तो देखिए उत्तर क्या होगा कि लेखक जन्मजात कलाकार है। इस बात का पता इस पाठ की उस समय से चलता है जब क्या होता है कि देखिए लेखक जन्मजात कलाकार है, इस बात का पता उसमें ही पता चलेगा जबकि बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में, ठीक है, तथा उस समय उसके जो भी ड्राइंग टीचर थे ना, ड्राइंग शिक्षक मास्टर मोहम्मद तहर के ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बड़ी सी चिड़िया बनाई और लड़कों को कहा कि अपनी अपनी स्लेट पर इस चिड़िया की नकल करो। देखिए जो यहाँ पे एक विद्यालय है, क्या नाम है विद्यालय का, बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है, बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल। तो यहाँ के जो एक टीचर हैं, कौन सा टीचर, ड्राइंग टीचर, वो टीचर जो है जिनका नाम है मोहम्मद, ठीक है, अतहर, वो क्या किए ब्लैक बोर्ड में एक चिड़िया छाप दिए, और बच्चों को बोला गया है कि देखिए आप सभी इस चिड़िया को छापिए। तो क्या स्लेट पर वो नकल करने के लिए बोला था, तो उसने किया। तो मकबूल फ़िदा हुसैन ने उस चिड़िया को बिल्कुल उसी तरह बना दिया जैसा कि मास्टर मोहम्मद तर ने ब्लॉक जो ब्लैक बोर्ड था उसमें बनाया था। जो लेखक है उसी प्रकार से उस चिड़िया को बहुत ही सुंदर प्रकार से बहुत ही अच्छे से छाप दिए, लेखक छाप दिए, ठीक है। और जो टीचर हैं वो देखते रहे, सभी बोले वाह इतना अच्छा ड्राइंग, ठीक है। जो ब्लैक बोर्ड में बनाए थे, टीचर बनाए थे, उसको जो अपना स्लेट होता है, स्लेट पे वो लेखक चित्र उस प्रकार से बना दिए बहुत अच्छी प्रकार से। तो इसे ही लेखक का जन्मजात कलाकार का कहा गया, ठीक है। चलिए बहुत ही सरल सा शब्द प्रश्न है, देखिए, ठीक है। तो 7 हो गया, अब 8वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 8वां प्रश्न यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे चाहे 8वां बनाइए चाहे 8वां में और एक प्रश्न है, इसे भी बनाइए। तो मैं 8 नंबर का बता दे रहा हूँ जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, ठीक है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था वो आपको बताना है। तो देखिए उत्तर क्या है कि पहले लोग कला को राजा
ठीक है, राजे महाराजे और अमीर का शौक मानते थे। पहले क्या होता था, जो भी कला होता था, जो भी आपका कला वगैरह होता तो राजा होता था, जो महाराजा होता था, जो बड़े लोग होते थे, ठीक है, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका ये शौक मानते थे, ठीक है। गरीब व्यक्ति तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता था, वो सोचते भी नहीं थे, ठीक है, वो सोचते थे कि बड़ा बड़ा लोग हैं, वो लोग, उन लोग का ये शौक वगैरह होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा कि उस समय कला आम आदमी का पेट नहीं भर सकती। आम आदमी का पेट नहीं भर सकता कला। अभी तो एक से एक कलाकार एक से एक कला दिखा के अपना पूरी ज़िंदगी काट ले रहे हैं। उस समय पेट भी नहीं भरती थी। यह केवल समय काटने का साधन थी, लेकिन समय बदला। आज कला तथा कलाकार का सामना किया जाता है, ठीक है? अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न बना दिया है। आज यह आजीविका का मजबूत साधन है। अब कलाकृतियाँ बड़े घरों की भी नहीं, आम घरों की दीवारों की शोभा बनाती है। तो जो भी कला होता है, वो कला अभी के जीवन में बहुत ही आगे आ चुका है और पहले के ज़माने में इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ करता था और पहले के ज़माना में लोग सोचते थे कि ये राजा महाराजा का शौक है, ठीक है? तो देखिए इस प्रकार से जितने भी आपका 1 से लेकर 8 तक जितने भी प्रश्न हैं मॉडल सेट नंबर 1 का, वो आपका समाप्त होता है। इसी प्रकार आप क्या कीजिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें क्या हो कि इसके बाद मैं सेकंड आपका जो मॉडल पेपर है उसका दूँगा। फिर आपका जो हिस्ट्री का मैं उसे भी लाने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ जितने भी मॉडल पेपर आए हैं क्लास 11 का मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए आपका अगला वीडियो किस पर चाहिए। अगर हिस्ट्री का चाहिए तो हिस्ट्री के लिए कमेंट कर दें और इसका अगर सेट 2 चाहिए तो सेट 2 के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर दें, ठीक है? शेयर कर दें ताकि उसे भी दिक्कत ना हो और उसे भी ये पता चल जाए कि आपको मॉडल पेपर आ चुका है और सॉल्यूशन भी हमारे चैनल के माध्यम से अभी करवाया जा रहा है।